Hello students, welcome to the Chanakya Vidyalaya. In the last lecture, we have learned about the Avogadro's rule, Gay-Lussac's rule, okay? And we have also learned the different types of the principles according to our chemistry, okay? In this lecture, we are going to the final conclusion. We can say it as the final conclusion because this theory is derived from above all theories, okay? This theory is known as the Dalton's atomic theory. It is the most important question of your chapter, okay? तो देखिए डाल्टन्स एटॉमिक थियरी उसमें आप सबको सिर्फ ध्यान किसका रखना रहेगा कि ये जो हमारे पास 1 2 3 और 4 आप सबको ये टोटल 4 नीचे वाले जो पॉइंट है सिर्फ उसी पॉइंट का जनरली 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो उसी पॉइंट्स को मेमोराइज करना रहेगा। ओके चलिए तो इसकी बात कर लेते हैं। ओके तो देखिए सबसे पहले अगर हम शुरुआत करते हैं तो अल्टर द ओरिजिन ऑफ द आइडिया दैट देखिए ये बात याद रखिएगा कि मैटर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल indivisible particles called atomio dates back to the time of Democritus। ओके कि पहले के टाइम पर यानी कि ये जो टाइम था उस टाइम पर क्या माना जाता था कि जो हमारे पास एटम है एटम इनडिविजिबल है। उसका मतलब क्या कि एटम का आप डिवीजन नहीं कर सकते, यू कांट ब्रेक द एटम। ओके उस टाइप से माना जाता था उस टाइम पर। ओके इन द डाल्टन्स टाइम। ओके और एटम को इसीलिए उसका नाम दिया गया था फ्रॉम द वर्ड एटोमियो। एटोमियो का मीनिंग होगा इनडिविजिबल कि जिसको आप ब्रेक नहीं कर सकते, जिसका डिवीजन नहीं कर सकते। और उसी के ऊपर से हमने उसको एटम बोला था। क्यों? क्योंकि जैसे कि हमने बात की कि वी कि हम क्या सोचते थे विज्ञान हम लोग जो मानते थे, हमारी जो मान्यता थी वो क्या थी कि जो एटम्स है उसको ब्रेक नहीं किया जा सकता। पर एज टाइम पास जैसे रिसर्च बढ़ता गया तो ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च से हमें मालूम होता गया कि जो हमारे पास एटम्स है एटम्स को भी ब्रेक कर किया जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन, इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रॉन। ओके वो बाद में पता चला पर इस टाइम पर ऐसा कुछ भी हमें पता नहीं था। ओके फिर in 1808 Dalton published a new system of chemical philosophy। ओके ये बुक उसने पब्लिश की कौन सी? अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसॉफी इन विच ही प्रपोज द फॉलोइंग। ओके ये जो बुक थी उसमें जो 4 पॉइंट हमें दिए गए थे एंड विच इज द most important point and you can say this is the revolution in the chemistry by these 4 points। okay कि देखिए उसमें हमें क्या दिया गया था कि मैटर्स कंसिस्ट ऑफ इंडिविजिबल एटम्स की, जैसे कि हमने बात की कि उस टाइम पर मैटर जो एटम्स था एटम्स को इंडिविजिबल माना जाता था। ओके एंड दैट्स व्हाई यू कैन से एटम्स आर इंडिविजिबल। ये हमारा टाइम अलग है, उस टाइम पर ऐसा माना जाता था और ये जो हम थियरी पढ़ रहे हैं वो भी उसी टाइम की पढ़ रहे हैं। ओके तो उसी के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं कि मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजिबल एटम्स। अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करते तो ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज। ओके देखिए ऑल एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल properties including identical mass। Atoms of different elements differ in mass। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। ओके ये देखिए इसमें आपको क्या कहा गया है कि सपोज कि आई हैव द टू डिफरेंट एलिमेंट्स, द वन इज हाइड्रोजन द अदर वन इज क्लोरीन। ओके कि मेरे पास एक हाइड्रोजन है एक क्लोरीन, दो एलिमेंट है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द एटम ऑफ द हाइड्रोजन, ओके तो उसके हाइड्रोजन के सभी एटम्स हो गए। ओके जो हाइड्रोजन एलिमेंट है उसके सभी एटम एक जैसे हो गए। इनफैक्ट यहाँ तक कि उसका जो मास रहेगा, ओके एटॉमिक मास रहेगा वो भी सिमिलर रहेगा सभी एटम्स का इन द हाइड्रोजन। ओके इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द क्लोरीन देन क्लोरीन में भी सेम प्रॉपर्टीज आएगी, सभी एटम्स होंगे, सभी एटम्स का मास भी सेम होगा, उसकी प्रॉपर्टीज भी सेम होगी। पर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द एलिमेंट ऑफ द एटम ऑफ द हाइड्रोजन एंड द एटम ऑफ द क्लोरीन देन बोथ आर डिफरेंट। ओके कि अगर मैं हाइड्रोजन के एटम की बात करता हूँ और क्लोरीन के एटम की बात करता हूँ तो दोनों जो एटम्स है जो दोनों डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स है
उसकी प्रॉपर्टीज, उसका मास, सब कुछ डिफरेंट होगा। ओके, और जो सेकंड पॉइंट में हमें यही कहा गया है कि ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास, atoms of different element differ in mass. Okay, the third point, compounds are formed when atoms of different elements combine in fixed ratio. ओके, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ये देखिए थर्ड पॉइंट में क्या कहा गया है कि कंपाउंड्स आर फॉर्म व्हेन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन फिक्स्ड रेशियो। जैसे कि मैं H2O मुझे फॉर्मेशन करना है। ओके, इफ आई हैव टू प्रोड्यूस द H2O यानी कि वाटर मुझे प्रोड्यूस करना है, तो देखिए मुझे क्या चाहिए, किसके एलिमेंट चाहिए, किसके एटम चाहिए, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ओके, तो उसका भी फिक्स रेशियो चाहिए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द H2O। क्यों? क्योंकि इफ the ratio of the hydrogen and oxygen will be 2:2, then the product will be hydrogen peroxide यानी कि H2O2 बनेगा। and if the ratio of the hydrogen and oxygen is 2:1, then it will produce the H2O जो हमें चाहिए। ओके, तो इसीलिए उसमें क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास प्रोडक्ट देते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड फॉर्म करते हैं। पर अगर सपोज कि हम दो कोई फिक्स एलिमेंट की बात करते हैं तो वो भी डिफरेंट कंपाउंड हमें दे सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का हमने देख लिया। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के ऑक्साइड भी कई सारे हैं। ओके, तो उसके बारे में भी हम आगे बात करने ही वाले हैं। पर अगर इस टॉपिक के कंपैरिजन में बात करें तो यही बात है कि अगर मुझे कोई भी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करना है, इन द फॉर्मेशन ऑफ द एनी मॉलिक्यूल्स, आप सबको क्या याद रखना है कि जो फॉर्मेशन रहेगा वो फॉर्मेशन कैसा रहेगा, जो कॉम्बिनेशन होगा कॉम्बिनेशन कैसा रहेगा, इन दी फिक्स रेशियो। ओके, ये बात आप सबको याद रखनी रहेगी। इन द नेक्स्ट टॉपिक आपको फोर्थ में आपको क्या कहा गया है कि केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम, these are neither created nor, उसके अगर आगे आपको बताया होगा कि neither created nor destroyed। ओके, यानी कि कंजर्वेशन वाला फॉर्मूला टॉपिक हमारे पास आता है। ओके, ये देखिए क्या कहा गया है, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम, उसकी भी हम बात कर लेंगे। ओके, देखिए उसमें क्या कहा गया कि Dalton's theory could explain the laws of chemical combination, however it could not explain the laws of gaseous volume, इसलिए हमने वो बात तो कर ही ली थी। ओके, फिर हमने बात की है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास की। ओके, बहुत ही इजी है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास, आप सबको शायद पता भी होगा। ओके, अगर एटॉमिक मास की बात करते हैं तो आप ऑलरेडी अपना लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ के ही आए हैं। तो एटॉमिक मास क्या होगा कि एनी एटम, तो वो जो भी मास ऑक्यूपाई करता है उसको हम बोलते हैं एटॉमिक मास। और आप सबको पता है कि वो बहुत ही माइक्रो होगा, बहुत ही छोटा होगा। द क्वांटिटी ऑफ दिस मास विल बी वेरी लॉ। ओके, तो देखिए इस टॉपिक की भी हम साथ में बात कर लेते हैं। तो देखिए आप लोग देख सकते हो द एटॉमिक मास और द मास ऑफ एन एटम इज एक्चुअली वेरी वेरी स्मॉल because atoms are extremely small. Okay, you have to remember this. Okay, पर हाँ दूसरी बात रट्टा नहीं मारना। Today we have sophisticated techniques, example mass spectrometry for determining the atomic mass fairly accurately. Okay, कि इस टाइम पर तो क्या है, अगर हम हाल के टाइम की बात करें तो हम सबको पता है कि देर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस दैट कैन मेजर योर एटॉमिक मास। ओके, योर एटॉमिक मास मतलब कि आप जो भी एटम दे रहे हैं उसका एटॉमिक मास। ओके, अगर हम पीछे के टाइम में चले तो उसकी बात करते हैं कि बट इन द 19th सेंचुरी, ओके, you can see here, but in the 19th century scientists could determine the mass of an atom related to another by experimental means। कि इसकी क्या आपको ये समझा क्या रहे, कहना क्या चाहते हैं कि ये जो 19th सेंचुरी थी उसमें साइंटिस्ट क्या करते थे कि किसी एक को वो फिक्स ले लेते और उस पे उसके रिस्पेक्टिव बाकी के मास बोल देते थे। जैसे कि क्या करते हैं, अगर मैं एग्जांपल आपको दूं कि 5 बच्चे हैं। ओके, कौन सा होशियार है कौन सा थोड़ा सा कमजोर है वो हम कैसे मैं बोलता हूँ कि किसी एक को मिडिल वाले को रिस्पेक्टिव ले लेता हूँ। ओके, कि मैं बोलता हूँ कि इसके कंपैरिजन में ये होशियार है, ये क्लेवर है, इसके कंपैरिजन में ये थोड़ा सा कमजोर है। ओके, तो इसी टेक्निक का यूज साइंटिस्ट ने किया। ओके, एस हैज बीन मेंशन्ड अर्लियर, हाइड्रोजन बीइंग द लाइटेस्ट, okay, it being the lightest atom was arbitrarily assigned as a mass of 1। okay,
कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का मास कितना 1 असाइन किया गया और हाइड्रोजन के रिस्पेक्टिव बाकी जो एटम्स है उसका मास डिटरमाइन किया गया। ओके, एंड अदर एलिमेंट्स वेर असाइन masses रिलेटिव टू इट, कि वो हाइड्रोजन से कितना गुना भारी है उसके अकॉर्डिंग हमने क्या कर लिया, बाकी सभी यूनिट का मास डिटरमाइन कर लिया। ओके, however the present system of atomic masses is based on carbon 12। ओके, ये बात भी याद रखने की अगर हम प्रेजेंट सिस्टम की बात करें तो वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो कार्बन 12 एज द स्टैंडर्ड एंड हैज बीन एग्रीड अपॉन इन 1961। ओके, फिर क्या है, कार्बन 12 इज वन ऑफ द आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन। अब आइसोटॉप्स की बात करते हैं तो व्हाट इज द आइसोटॉप्स, तो आप सबको याद रखना है कि इन एनी एटम और इन एनी एलिमेंट, ओके, इफ द एटॉमिक नंबर इज 10। ओके, यहाँ पर देखिए मैं लिखता हूँ व्हाट इज आइसोटॉप्स, तो व्हेन द एटॉमिक नंबर कैसा है आपके पास, सेम है। ओके, बट उसमें क्या आता है, डिफर इन एटॉमिक मास। ओके, जब ये हमारे पास इस तरह से कुछ भी हो तो इसको हम क्या बोलेंगे, आइसोटॉप्स बोलेंगे। कि जब हमारे पास कोई भी एलिमेंट हो जिसके एटॉमिक नंबर सेम हो पर उसके एटॉमिक मास में डिफरेंट हो तो उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आइसोटॉप्स बोलेंगे। ओके, कार्बन में भी सेम है, कार्बन एज द isotopes containing 12, 13 and 14 unit of the mass। ओके, और उसका हमने कौन सा isotopes लिया इस एक्सपेरिमेंट में, 12C। ओके, कार्बन 12 एज द स्टैंडर्ड पोटेंशियल। ओके, फिर उसमें क्या आता है, isotopes of carbon and can be represent as the 12C। ओके, और दूसरी बात याद रखिएगा कि जो देखिए यहाँ पर 12C लिखा गया है उसका मतलब क्या होगा कि इस कार्बन का एटॉमिक मास है 12 यूनिट। ओके, अगर मैं 13C लिखता तो उसका एटॉमिक मास होगा 13 यूनिट, 14C लिखता है तो 14 यूनिट होगा। ऐसे ही मुझे सपोज कि ऑक्सीजन को लिखना है, हम सबको पता है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16, तो मैं 16 और लिखता। ओके, और 16 ऐसे ही लेफ्ट अपर साइड में रहता। ओके, इन दिस सिस्टम 12C इज असाइंड अ मास ऑफ एग्जैक्टली 12 एटॉमिक मास यूनिट जिसको हम बोलेंगे AMU। ओके, ये बात भी याद रखनी है। एंड masses of all other atoms are given relative to this standard। ओके, ये बात आप सबको याद रखनी रहेगी। फिर आगे बात करते हैं आप, one atomic mass unit is defined as a mass exactly equals to 1/12 of the mass of one carbon। ओके, कि हमें क्या किया है कि हमने AMU एटॉमिक मास यूनिट का अगर हमें वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे कि 12 जो कार्बन के मास है और उसको 12 को दोनों को डिवीजन कर देते हैं और हमें मिल जाएगा एक AMU का यूनिट की जो कि है कितना, एक AMU इज इक्वल्स टू 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ओके, ये आपको एज MCQ मेमोराइज करना रहेगा। ओके, अगर मैं बात करता हूँ मास ऑफ द हाइड्रोजन तो वो हमारे पास क्या आता है 1.67336 इंटू 10⁻⁻24 एंड इन टर्म्स ऑफ द मास ऑफ द हाइड्रोजन इन AMU तो इन दोनों का डिवीजन कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा 1.0078 AMU, जिसको अगर हम राउंड ऑफ करते हैं तो हमें मिलता है 1.0080 AMU। ओके, AMU यानी होगा आपके अपने पास एटॉमिक मास यूनिट। दूसरी बात, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, बेसिक आप में इसको आपको आपके लिए इसको कुछ भी मायने नहीं रखता। ओके, बेसिक हाँ आपको एज अ इंफॉर्मेटिव पार्ट आपको ये याद रखना रहेगा, बाकी उसमें कुछ ज़्यादा बातें नहीं है। ओके, और फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया था कि अगर ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन में हम 16 ओ लिखते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ऑक्सीजन की लेफ्ट अपर साइड 16 लिखा हुआ है, उसका मतलब क्या कि ऑक्सीजन है उसका एटॉमिक मास कितना रहेगा 16 रहेगा। ओके, और जनरली है क्या 15.995 पर हम राउंड ऑफ करके 16 एटॉमिक मास यूनिट 16 AMU को हम डिफाइन करते हैं। ओके, तो ये हम जो टॉपिक है यहाँ तक आज का लेक्चर रखते हैं। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द एवरेज एटॉमिक मास एंड फॉर्मूला मास। ओके, दोनों एवरेज एटॉमिक मास एंड फॉर्मूला मास दोनों एक दूसरे के बहुत ही सिमिलर है,
जिसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में बात करने वाले हैं। अब हम बात करते हैं द होमवर्क ऑफ दिस लेक्चर। तो बहुत ही सिंपल है, आप लोगों को इन द होमवर्क यू हैव टू मेमोराइज द डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। ओके, कि वो आपकी तैयार होनी चाहिए और एक बार लिखनी भी है साथ में। ओके, एक बार लिखनी है और तैयार करनी है डाल्टन्स एटॉमिक मास थियरी। ओके, सॉरी डाल्टन्स एटॉमिक थियरी, दोनों मिक्स कर दिया। ओके, तो यहाँ तक आज का लेक्चर हम रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। स्टे सेफ, स्टे होम।